Hello everyone, welcome to this online lecture. My name is Rajat Soni, Assistant Professor in Public Administration at Government College for Women, शहजादपुर। बच्चों जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक बॉडी है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है भारत सरकार की। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी नेसेसिटी क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बारे में अगर हम थोड़ी सी डिस्कशन करें तो वो ये है कि जैसे हमको मालूम है कि हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है भारत का, वो एक फेडरल स्ट्रक्चर है। ओरिजिनल संविधान के अंदर हमने भारत या सरकार के फंक्शंस को दो लेवल्स पे डिवाइड किया था। पहला लेवल है सेंट्रल गवर्नमेंट का, दूसरा लेवल है राज्य सरकारों का। दोनों ही लेवल्स पे, मतलब कि राज्य सरकारों का और भारत सरकार के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो विषय हैं जिनों के ऊपर इनों के रिस्पेक्टिव कंट्रोल होगा, वो हमने बड़े क्लियरली स्पेसिफाई किया है 7th शेड्यूल के अंदर। सिमिलरली उन दोनों के जो सोर्सेज ऑफ इनकम है या कहाँ से वो पैसा कमाएंगे, ये भी क्लियरली मेंशन किया गया है। अब इसके साथ हमने एक थर्ड लेयर भी ऐड करी है, वो है पंचायती राज की लेयर, या हम इसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की लेयर बोलते हैं। वो हमने 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास होने के बाद ये थर्ड लेयर को इंट्रोड्यूस किया। मतलब कि आज के टाइम के अंदर हमारे पास 3 लेयर्स हैं जहाँ पे सरकारें काम करती हैं, या हम यूँ कहें कि सरकार के कामों को हमने 3 लेयर्स पे डिवाइड किया गया है। पहली लेयर होगी भारत सरकार की, दूसरी लेयर है राज्य सरकारों की, तीसरी लेयर है पंचायत लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की संस्थाओं की। और ये बहुत ज़रूरी है एक कि फेडरल स्ट्रक्चर अच्छे ढंग से काम करे, कि तीनों लेयर्स के पास सफिशेंट अमाउंट ऑफ मनी हो या सफिशेंट रेवेन्यू हो, पैसा हो, तभी वो इंडिपेंडेंटली अच्छे ढंग से जो उनके सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर वो काम कर पाएंगे। तो इस फिस्कल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमने जो संस्था को क्रिएट किया वो है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। खासकर ये जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है, स्पेसिफिकली ये केंद्र की सरकार मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और राज्य सरकारों के बीच का फिस्कल बैलेंस मेंटेन करती है। इसी के साथ वो राज्य सरकारों के आपस की उनों के अंदर की जो फिस्कल बैलेंस है उन्हों को भी मेंटेन करती हैं। पंचायती राज स्ट्रक्चर के लिए या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की फिस्कल मोबिलिटी मेंटेन करने के लिए हमने एक अलग से स्टेट फाइनेंस कमीशन का प्रावधान दिया है 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। अगर हम फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं उसकी बात करें तो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 280 के तहत कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। आर्टिकल 280 कहता है कि संविधान को लागू होने से 2 साल के अंदर अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का गठन करेंगे, और उसके बाद हर एक 5 साल के बाद, या अगर सिचुएशन ऐसी आती है तो 5 साल से पहले भी इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है। इसकी कंपोजिशन भी क्लियरली मेंशन्ड है भारत के संविधान के अंदर। कंपोजिशन के अंदर एक चेयरपर्सन होगा और 4 मेंबर्स होंगे फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के। मेंबर्स की और चेयरपर्सन की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। क्वालिफिकेशन एंड मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट इन मेंबर्स की और चेयरपर्सन की अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया डिटरमिन करेगा बाय पासिंग एन एक्ट। तो इसी के तहत भारत सरकार ने या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने एक कानून पास किया था जिसको बोलते हैं फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951, जिसके तहत उन्होंने मेंबर्स की और चेयरपर्सन की क्वालिफिकेशन डिटरमिन करी थी। अब कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। जो पहला फाइनेंस कमीशन लगा वो लगा 1951 के अंदर। उसके बाद आज तक 15 फाइनेंस कमीशंस को गठित कर चुके हैं हम। जो 15th फाइनेंस कमीशन है वो नवंबर 2017 में गठित हुआ था। श्री NK सिंह 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन थे, और जो इसकी रिकमेंडेशंस हैं 15th फाइनेंस कमीशन की वो 1 अप्रैल 2020 से इम्प्लीमेंट होएंगी। अब हम इसकी क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं। चेयरपर्सन एंड मेंबर्स की क्वालिफिकेशन क्या है। चेयरपर्सन कोई ऐसा इंसान को लगा सकते हैं जिसके पास पब्लिक अफेयर्स का बहुत अच्छा
तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, मतलब लोगों के मामलों से जुड़ा हुआ जितनी भी चीज़ें हैं उसके अंदर अगर किसी इंसान का एक्सपीरियंस है वो चेयरपर्सन के लिए क्वालिफाइड है। मेंबर्स की चार क्वालिफ़िकेशंस हमने वहाँ पे डिफ़ाइन की हैं। पहली है कोई भी ऐसा इंसान जो हाई कोर्ट का जज हो या रह चुका हो या क्वालिफाइड हो हाई कोर्ट के जज बनने का, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, किसी इंसान के पास स्पेशल नॉलेज है फाइनेंसेस एंड अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट की। तीसरी जो कंडीशन क्वालिफिकेशन है वो है किसी इंसान के पास अगर बहुत एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल मैटर्स एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का। चौथा, जिसके पास इकोनॉमिक्स की बहुत अच्छी खासी नॉलेज है। ये चार क्वालिफिकेशंस हैं टू बिकम मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें, ये मतलब कि इसकी ड्यूटीज़ क्या है, इसका मैंडेट क्या है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंडेशंस देता है। पहली रिकमेंडेशन इसकी ये है कि भी जो भारत सरकार का जो टैक्सेबल इनकम होती है उसकी नेट इनकम ढूंढ लो कि भारत सरकार की नेट इनकम फ्रॉम टैक्सेस वो कितनी है और उसका कितना परसेंटेज राज्य सरकारों के साथ शेयर किया जाएगा। ये पहली रिकमेंडेशन होती है और उसके अंदर कित राज्यों का, हर एक राज्य का कितना कितना शेयर है, ये रिकमेंडेशन पहली है। दूसरी रिकमेंडेशन जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को देता है वो है कि कौन से सिद्धांत हैं जिनके आधार पे केंद्र सरकार राज्य सरकारों को ग्रांट्स इन एड देगा। ठीक है, ये ग्रांट्स इन एड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाती है। इसके अलावा दो और रिकमेंडेशंस हैं, वो रिकमेंडेशंस जुड़ी हुई हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की संस्थाओं से। ये ऐसे रिकमेंडेशन देगा फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है जिससे राज्य सरकारों के जो कंसोलिडेटेड फंड होते हैं उनमें बढ़ोतरी हो। ऐसे रिकमेंडेशन जिनों से राज्य सरकारों के कंसोलिडेटेड फंड्स में बढ़ोतरी हो। पर्पस क्या है, अगर उनों के फंड बढ़ते हैं राज्य सरकारों के तो उससे आगे पंचायतों के और म्यूनसिपैलिटीज़ को भी हेल्प मिलेगी। ज़्यादा अनुदान दे सकते हैं, ज़्यादा राज्य सरकारें उन्हों को फाइनेंशियल रिसोर्सेज को डिवॉल्व कर सकती हैं। इसके अलावा कोई ऐसा मुद्दा, कोई ऐसा इशू जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस कमीशन को बोले कि इसके ऊपर स्टडी करके इसके ऊपर रिकमेंडेशन दो, तो फाइनेंस कमीशन ऐसे मुद्दे पे स्टडी करके अपने रिकमेंडेशंस देते हैं। तो इसके अलावा हमने एक चीज़ और है कि प्रोसीजर क्या है, फाइनेंस कमीशन किस तरीके से काम करेगा, ये फाइनेंस कमीशन खुद निर्धारित करता है। केंद्र की सरकार इसमें किसी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं करती, लेकिन ये भी लिखा गया है संविधान के अंदर कि केंद्र सरकार इन्हों को वो सारे पावर्स देंगी, वो सारी शक्तियाँ देंगी जिसको यूज़ करके फाइनेंस कमीशन ठीक ढंग से अपनी जिम्मेदारियाँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा सके। एडवाइजरी रोल, इसका ये मतलब है कि फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं वो सिर्फ एडवाइजरी हैं, ये बाइंडिंग नहीं है भारत सरकार के ऊपर। मतलब कि अगर जो रिकमेंडेशंस फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया देगा भारत सरकार को, ये ज़रूरी नहीं है कि भारत सरकार उसको माने या उसको लागू करे। ये भारत सरकार के ऊपर है कि वो उनको लागू करती है या नहीं लागू करती। भारत सरकार फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस को रिजेक्ट भी कर सकती है। लेकिन सिंस हमने ये देखा है कि फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, एक क्वासी जुडिशियल बॉडी बोलते हैं, अर्ध न्यायिक संस्था है ये, इसका स्टेटस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ऊंचा है। इसीलिए लार्जली इसकी रिकमेंडेशंस को रिजेक्ट नहीं किया जाता, भारत सरकार इसकी रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करती हैं। अब हम इसके प्रोसेस की बात करते हैं कि फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया किस तरीके से काम करता है। इसकी अगर फाइनेंस कमीशन इंडिया गठित होने के बाद से शुरुआत हो जाती है इसकी फंक्शनिंग की। भारत सरकार इसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस को, मतलब कि इसके एरिया को, स्कोप को डिफाइन करती हैं। उसके बाद ये फाइनेंस कमीशन एक्टिवेट हो जाता है। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया 3 फेजेस में अपना काम करता है। पहली फेज़ में ये राज्य सरकारों से उन्हों के अगले 5 साल के एस्टीमेट्स मंगाता है। एस्टीमेट्स किसके? उन्हों की इनकम के और उन्हों के खर्चों के, एक्सपेंडिचर के।
ये पहले वो पहली चरण में ये हर एक राज्य सरकार से ये एस्टीमेट्स मंगवाता है कि उनके अगले 5 साल में कितना खर्चा होएगा और उनकी कितनी आमदनी होएगी। सेकेंड फेज में फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया फिजिकली राज्यों में विजिट करते हैं। वो वहाँ पे उनके मुख्यमंत्री को मिलते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर्स को मिलते हैं, और जितनी भी रेलिवेंट संस्थाएं हैं या स्टेक होल्डर्स हैं उन सब से मिलके बात करके उनकी रिक्वायरमेंट जानने की कोशिश करते हैं। अगर पॉसिबल हो सके या फाइनेंस कमीशन चाहे तो वो एक्चुअल साइट्स जहाँ पे कोई डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स चलते हैं वो वहाँ पे भी विज़िट कर सकते हैं, डेटा कलेक्ट करने के लिए ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, या किसी भी जो वो चाहते हैं किसी भी संस्था या किसी भी इंसान से वो बात करके उनके व्यूज़ वगैरह जान सकते हैं। ये फिज़िकल वेरिफिकेशन की हम स्टेज कह सकते हैं। जो थर्ड स्टेज है या फाइनल स्टेज है, वहाँ पे फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया दिल्ली में मीट करता है, बैठता है, और जो अपना डेटा उसने कलेक्ट किया है उसको फाइनलाइज करके एक रिपोर्ट तैयार करता है जिसको वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हैंड ओवर करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको फर्दर जो सेंट्रल कैबिनेट है उसके सामने इसको रखते हैं। अब अगर हम इसकी कुछ शॉर्टकमिंग्स की बात करें, शॉर्टकमिंग्स मतलब कि जो कुछ हमने आज तक एक्सपीरियंस फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की वर्किंग का जो हमने एक्सपीरियंस देखा है उसकी कुछ शॉर्टकमिंग्स की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि पहली जो शॉर्टकमिंग है वो है कि जो राज्य सरकारों से जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया डेटा मांगते हैं, भी आपकी इनकम कितनी होगी अगले 5 साल की, या आपके एक्सपेंडिचर कितने होंगे अगले 5 साल के, तो ये चीज़ें तो वो जो डेटा प्रोवाइड करते हैं वो ऑथेंटिक डेटा नहीं प्रोवाइड करते। वो अपने डेटा को मैन्युपुलेट करते हैं, उसको फज करके वो फाइनेंस कमीशन के सामने पेश करते हैं। और ये भी कहा जाता है या ये भी महसूस किया गया या एक्सपीरियंस किया गया कि कोई डेडिकेटेड संस्था फाइनेंस कमीशन के पास नहीं है जो कि इस डेटा कलेक्शन को अच्छे ढंग से प्रोसेस कर पाए या राज्य सरकारों से या केंद्र की सरकारों से डेटा कलेक्ट कर सकें। इसके साथ जो दूसरी शॉर्टकमिंग या हमने इसमें नोट करी है वो है कि ये नॉर्मली जब सेकंड स्टेज में ये राज्यों के पास जाते हैं तो आइडली तो इन्हों को पूरे राज्यों में घूमना चाहिए, उनके प्रोजेक्ट्स को स्टडी करने चाहिए जहाँ जहाँ पे वो खर्चा करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इन्हों की जो विजिट्स है वो लार्जली स्टेट कैपिटल्स तक ही सीमित रहती हैं, उससे आगे ये जाते नहीं हैं। एक्चुअल प्रोजेक्ट की साइट्स है जहाँ पे डेवलपमेंट के काम चलते हैं वहाँ पे भी ये बहुत ही रेयरली विजिट करते हैं। तीसरी शॉर्टकमिंग जो हमने देखी है वो है कि जब इनों की मीटिंग्स होती हैं, जब ये स्टेट विजिट पे जाते हैं वहाँ पे मीटिंग्स होती हैं, हियरिंग्स होती हैं, जो स्टेक होल्डर्स से ये बात करते हैं, वहाँ पे फाइनेंस कमीशन के सब मेंबर प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये भी महसूस किया गया है, ये भी एक्सपीरियंस किया गया है कि फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स इन मीटिंग्स के दौरान एब्सेंट क्यों रहते हैं, वो अपने कुछ पर्सनल कामों में लगे होते हैं। ये इसकी तीसरी जो शॉर्टकमिंग जो बुद्धिजीवियों की तरफ से मेंशन करी गई है। फोर्थ शॉर्टकमिंग ये है कि राज्य सरकारों की तरफ से ये कंप्लेंट रहती है कि जो रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन देता है वो अगले 5 साल तक लागू होती है या इम्प्लीमेंट करती है, लेकिन इस 5 साल के दौरान में बहुत चेंजेस आते हैं, बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं कि जो कंडीशंस को बिल्कुल ही उलट पुलट कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो एक रिकमेंडेशन पहले दे दी वो ही पूरी तरीके से अगले 5 साल लागू हो, कि मिड टर्म करेक्शन का फाइनेंस कमीशन के पास कोई मिड टर्म करेक्शन या करेक्टिव एक्शंस लेने का कोई स्पेसिफिक कोई ढांचा नहीं है या वो करते नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं कि जो 1 साल आप जो 5 साल के लिए आपने कर दिया वो एक तरह से फिक्स्ड होता है, वो पत्थर की लकीर हो जाती है, उसको हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज नहीं कर सकते। इसको करना चाहिए क्योंकि इसी की वजह से जो सॉल्यूशंस हैं वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल या प्रैक्टिकली मोर रेलिवेंट
होंगे। ये तो बच्चे इसकी शॉर्टकमिंग्स थी। अगर हम इसकी असेसमेंट करें कि फाइनेंस कमीशन के रोल को, अगर जब से ये 1951 से लगा है और आज तक 15 फाइनेंस कमीशन की जो ओवरऑल असेसमेंट है वो पॉजिटिव और नेगेटिव को मिलाने के बाद अगर हम इसका सार निकालते हैं या सिक्का निकालते हैं या क्रक्स निकालते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि फाइनेंस कमीशन ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव रोल प्ले किया है, खासकर एक फेडरल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपको ये बताया था कि हमारा सिस्टम एक फेडरल पॉलिटी के ऊपर आधारित है और यहाँ पे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 2 लेवल्स पे सरकारों के काम हमने बांटे थे, जिसके अंदर तीसरा लेवल बहुत बाद में हमने ऐड किया। तो फाइनेंस कमीशन लार्जली बाय एंड लार्ज भारत सरकार और केंद्र की, भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच का रिलेशनशिप डिफाइन करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। सिमिलरली राज्य सरकारों के आपस के रिलेशंस भी डिफाइन करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। फाइनेंस कमीशन ने बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन दी है एक वर्टिकल फिस्कल बैलेंस क्रिएट करने में और एक हॉरिजॉन्टल फिस्कल बैलेंस क्रिएट करने में। वर्टिकल का मतलब, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि केंद्र सरकार ऊपर, राज्य सरकारें नीचे, ये वर्टिकल लाइन है। इन दोनों के बीच में फिस्कल बैलेंस क्रिएट करने के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल का मतलब कि राज्य सरकारों के आपस के संबंध फिजिकल कंडीशन को लेके या फिजिकल सिचुएशन को लेके उसमें भी बैलेंस आउट किया है कि अगर, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन बात है कि अगर राज्य सरकारों के मन में ये बात आती है कि केंद्र के सरकार के पास ज़्यादा पावर्स हैं, उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, उनके पास बहुत ऐसे फंक्शंस हैं जिससे वो इन राज्य सरकारों की फंक्शनिंग में इंटरफियर कर सकते हैं, तो ये फेडरल स्ट्रक्चर के बीच में एक तरह से दरार डालने वाली बात होती है और इससे कई राज्य सरकारें खफा हो सकती हैं, वो कुछ सेपरेटिज़म की तरफ जा सकती हैं, भारत से अलग होने की बातें कर सकती हैं। ऐसी हमारी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री में बहुत बार ऐसे उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं। तो इससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ स्टेट्स को मेंटेन किया है, उनको एक तरह से सेटिस्फाइड रखा है। इसने एक बैलेंस्ड ग्रोथ की तरफ, एक होलिस्टिक ग्रोथ की तरफ हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को मोड़ा है या उसको एक दिशा दी है, ठीक है। और ओवरऑल अगर राज्य सरकारें भी अपने फाइनेंसेस से सेटिस्फाइड हैं, केंद्र सरकार भी अपनी ड्यूटीज़ ठीक ढंग से निभा रहा है, तो इससे दोनों और तीनों लेवल, मैं तो ये कहूँगा तीनों लेवल सेटिस्फाइड हैं और इससे एक चीज़ डेवलप हुई है जिसको हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं कि जितनी भी राज्य सरकारें हैं वो आपस में कोऑपरेशन से चलें और केंद्र सरकार और राज्य सरकारें भी आपस में कोऑपरेशन से चलें। तो ये बच्चों था सारा कुछ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित। मैं यही आशा करता हूँ, होप करता हूँ कि आप लोगों ने इसको अच्छे ढंग से समझा होगा। थैंक यू।